नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं प्लासी और बक्सर के युद्धों का महत्व तथा इलाहाबाद की संधियाँ। मैं अमराराम वीर बाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। सबसे पहला आता है प्लासी के युद्ध का महत्व। आप जानते ही हैं कि प्लासी के युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को। इसमें लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल नवाब सिराजुद्दौला को युद्ध में हराया गया। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764, जिसमें कंपनी की सेना ने मीर कासिम, जो बंगाल के पदच्युत नवाब थे, साथ ही अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना को पराजित किया गया था। तो इन दोनों युद्धों का अधिक महत्व था, जिसमें पहला आता है प्लासी के युद्ध का महत्व। अंग्रेजों ने प्लासी 1757 और बक्सर के दोनों युद्धों में निर्णायक विजय प्राप्त करके बंगाल में अपनी सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता स्थापित की, यानी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की। किन्होंने? अंग्रेजों ने। कहाँ पर? बंगाल में। कुल मिलाकर अंग्रेजों की इन दोनों लड़ाइयों में विजय के अतिरिक्त उनका अपना कुछ निश्चित महत्व भी था। यानी महत्वपूर्ण जो परिणाम हुआ, ये जो महत्व है इन दोनों युद्धों का, उसमें पहला क्या था? वो है अंग्रेजों की राजनीतिक सर्वोच्चता बंगाल में स्थापित होना। अब प्लासी के युद्ध का क्या महत्व है? तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय का बंगाल के इतिहास पर विशेष प्रभाव हुआ, जिसमें पहला है महत्व क्या है? अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई, भले ही यह विजय विश्वासघात या किसी अन्य साधन से प्राप्त की गई हो। हमने देखा ना कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ क्या किया? छल किया और उनकी बड़ी सेना को मीर जाफर के नेतृत्व में तटस्थ रहने के लिए बाध्य किया। तो अंग्रेजों की ये जो पहली विजय प्लासी के युद्ध में हुई थी, वह एक छल से विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन क्या हुआ? इस विजय के बाद भी जो नवाब बने, चाहे मीर जाफर हो या मीर कासिम, बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर पड़ गई थी। एक दूसरा, बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ था और अभी भी नवाब सर्वोच्च अधिकारी ही था, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था। यानी जो हम देखने में तो ये लग रहा है कि बंगाल का नवाब ही सर्वोच्च है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसकी सत्ता पर व्यवहारिक रूप से कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था और कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। यानी दैनिक प्रशासन में कंपनी ने लगातार बंगाल में हस्तक्षेप करना शुरू प्रारंभ कर दिया था। तीसरा, हम ये देखते हैं प्लासी के युद्ध का महत्व में कि नवाब के प्रशासन की आंतरिक कलह स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी थी, है ना। और अंग्रेजों के साथ मिलकर अंग्रेज विरोधियों के द्वारा किए गए षड्यंत्रों ने अंततः प्रशासन की शक्ति को कमजोर कर दिया। यानी जो भी नवाब बने, चाहे मीर जाफर हो या मीर कासिम, सिराजुद्दौला के बाद हम ये देखते हैं कि नवाब का प्रशासन लगातार असंतुलित होता जा रहा है, कमजोर पड़ रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है, क्योंकि कंपनी का लगातार प्रभाव बढ़ रहा था। कंपनी नवाब के विरोधियों के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करती जा रही थी। चौथा, हम ये देखते हैं प्लासी के युद्ध का महत्व कि वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को कमजोर बनाकर बंगाल के व्यापार पर सफलतापूर्वक अधिकार कर दिया। जैसे ही कंपनी का प्रभाव बंगाल में पड़ा, तो वहाँ के व्यापार पर अपनी ठेकेदारी या इजारेदारी बहुत अधिक मजबूत कर ली और इस दौरान अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों, फ्रांसीसी कंपनी और डच कंपनी के प्रभाव को समाप्त कर दिया। तो ये था पहला प्लासी के युद्ध का महत्व।
अब पढ़ रहे हैं बक्सर के युद्ध का महत्व। हम ये जानते ही हैं कि बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्लासी की लड़ाई से हुआ था। यानी प्लासी की युद्ध से बंगाल पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था, लेकिन हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। किनका? अंग्रेजों का। वास्तव में बक्सर की लड़ाई ने ही प्लासी के अधूरे कार्य को पूरा किया। अधूरा कार्य अंग्रेजों की तरफ से कौन सा? वो था बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने का। तो एक महत्व ये था कि बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कौन से युद्ध से हुआ? बक्सर के युद्ध से। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग के सूर्य को अस्त कर दिया। बंगाल के नवाब का प्रभाव समाप्त हो गया बंगाल पर। अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। अभी भी अब तक तो कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी थी, जैसे ही बंगाल पर उसका राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हुआ, वह एक तरह से शासक बन गई थी किसी विशेष भाग की। दूसरा हम देखते हैं मीर कासिम ने बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध सफलतापूर्वक एक संघ का गठन किया। यह संघ अंग्रेजों के सम्मुख असफल रहा। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया और उनके विश्वास को अधिक सशक्त किया। यह विजय केवल अकेले मीर कासिम के विरुद्ध न थी, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग दृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया। हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय केवल मीर कासिम के खिलाफ ही नहीं थी, यहाँ तक कि एक संघ के खिलाफ थी। वो संघ बना था मीर कासिम द्वारा और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा। इन तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। तो इस तरह से भारत में ब्रिटिश शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और भविष्य में अब अंग्रेजी राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया और खुल गया, एक तरह से कहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर अंग्रेजों की रुचि बंगाल के संसाधनों पर थी और बंगाल की व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार पर अपने इजारेदारी यानी ठेकेदारी बढ़ाने तक थी। और फिर कंपनी ने क्या किया? एक तरह से बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारियों की बढ़ती व व्यापारिक रुचि थी, जिसके कारण नवाबों के साथ संघर्ष को जन्म दिया। बंगाल की राजनीति में अंतर्निहित कमजोरी ने अंग्रेजों को नवाब के विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त करने में बड़ी मदद की और विभिन्न गुटों के शासकों से अलगाव ने बाह्य शक्तियों को व्यवस्था तोड़ने को प्रेरित किया। यानी हम देखते हैं कि अंग्रेजों की विजय जो दोनों युद्धों में हुई थी, उसमें नवाब के राज्य के जो दूसरे पक्षकार थे, उनके बीच अंतरकलह के परिणाम भी था। ये हम देखते हैं ना कि किस प्रकार सिराजुद्दौला को पराजित करने के लिए घसीटी बेगम, राजवल्लभ, अमित चंद इत्यादि लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र करते थे। तो धन्यवाद। फिर हम पढ़ रहे हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्धों का महत्व, और इसके आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? इसी में इलाहाबाद की संधियां। 1765 में जो इलाहाबाद की संधियां हुई, 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में लॉर्ड क्लाइव वापस आया। उसने स्वयं को अपूर्ण कार्य को पूरा करने अर्थात वह अंग्रेजों को बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाने में जुट गया। यानी जो रॉबर्ट क्लाइव जो दूसरी बार गवर्नरी के रूप में भारत आया था, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों की बंगाल में सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति बनाना है, यानी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करना है। उसने 1765 में 2 संधियां की, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरी अवध के नवाब के साथ। कहाँ की? इलाहाबाद में। तो इसलिए वो संधियां इलाहाबाद की संधियां कहलाती है 1765 में।
पहली संधि की अवध के साथ। अवध के साथ संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा अंग्रेजों के बीच में। इस संधि की शर्तें क्या है? इस संधि के तहत नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा जो जिले हैं शाह आलम द्वितीय को देने पर राजी हुआ। यानी नवाब ने कहा कि नवाब को कंपनी ने कहा कि आप इलाहाबाद और कड़े जिले किसको दो? शाह आलम द्वितीय को दो। दूसरा, कंपनी को नवाब 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देगा। तीसरा, शर्तें हैं ये अवध के संधि की। पहली की क्या शर्त है? इलाहाबाद और कड़ा जिले शाह आलम द्वितीय को देंगे, कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे। फिर है बलवंत सिंह जो बनारस के जमींदार हैं उसको उसकी एस्टेट का यानी उसकी संपत्ति का पूर्ण अधिकार देंगे, यानी उसकी जमींदारी को वो क्या देंगे? मान्यता देंगे। और जरूरत के समय कंपनी को सैन्य सहायता देने पर सहमत हुआ। कौन? नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब। बदले में नवाब के अधिकार क्षेत्र को कंपनी ने स्वीकार किया, यानी जो आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह सकते हो, यानी अपनी नवाबी जारी रख सकते हो अवध में। कंपनी उसकी सीमाओं की रक्षा करने हेतु सैनिक मदद देने में भी राजी हुई। साथ ही साथ कंपनी क्या करेगी? उसके राज्य की रक्षा करेगी और इसे तो सैनिक मदद भी जरूरत पड़ी तो देगी। तो ये थी अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि। दूसरी है शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि हुई जिसमें निम्न निर्णय किए गए या निम्न शर्तें हैं। पहली, शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में आ गया था। पहली चीज ये हुई कि शाह आलम द्वितीय को कंपनी ने अपने संरक्षण में ले लिया। दूसरा, इलाहाबाद और कड़ा जिले जो नवाब द्वारा, कौन से नवाब? अवध के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा जो कंपनी को मिले थे वो मुगल शासक को सौंप दिए गए। तीसरी शर्त या निर्णय क्या था? बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई, यानी राजस्व वसूली का अधिकार प्रदान किया गया और उससे संबंधित प्रशासन का भी अधिकार किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। इसके लिए कंपनी द्वारा बादशाह को वार्षिक रूप से 26 लाख रुपए का भुगतान करना निर्धारित किया गया, यानी 26 लाख रुपए के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिया गया। किसके द्वारा? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा। फिर देखते हैं अगली शर्त, अंग्रेजों को दीवानी अधिकार और बंगाल के राजस्व और वित्तीय प्रशासन पर भी पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया, यानी अंग्रेजों के दीवानी अधिकार साथ ही बंगाल के राजस्व और वित्तीय प्रशासन पर भी पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। और मुगल शासक ऊपर लिखित प्रांतों में निजामत यानी प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देने पर सहमत भी हुआ। नवाब 53 लाख रुपए देगा, बदले में कंपनी क्या करेगी? जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा है उसके प्रशासनिक कार्यों को देखभाल करेगी। तो ये थी कंपनी के साथ शाह आलम द्वितीय की इलाहाबाद संधि। अब देखते हैं आगे इसी में, सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथ में था। किसके? बंगाल में। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और न्याय के प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाबों के हाथ में था। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात नवाबों की सैनिक शक्ति वास्तव में मृतप्राय हो गई थी। कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाने के बाद नवाबों की शक्ति पूर्णतः एक तरह से समाप्त ही हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लासी और बक्सर के युद्धों और साथ ही इलाहाबाद की संधियों के बाद कंपनी का बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया। साथ ही साथ अवध के नवाब जो कंपनी के संरक्षण में आ गए और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे वो भी कंपनी के संरक्षण में आ गए। एक तरह से वो क्या हो गए? उनकी कृपा के पात्र बन गए, कंपनी की कृपा के पात्र। और कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी और निजामत का अधिकार मिल गया। धन्यवाद।